डेट है आज 7 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दे दिया है स्कीम के लिए, मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। नए नए इक्विपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी, लागू की जाएगी। इससे पहले मॉडर्नाइजेशन प्लान थर्ड फॉर CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये चलाई जा रही थी। इस स्कीम का ही कंटिन्यूएशन है ये प्लान 4। इसमें और नई नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया जाएगा, ताकि जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसका मॉडर्नाइजेशन हो सके, आधुनिकरण हो सके। CAPF आप जानते हो क्या होता है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें बहुत सारी फोर्स आती हैं, जैसे आपकी BSF हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात रहती है और सुरक्षा करती है बॉर्डर एरियाज को। जैसे आपका CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे इसके नाम में है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ये हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज वगैरह रहती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे मेट्रो ट्रेन है, वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है CISF की। एक है आपकी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये काम करती है इंटरनल सिक्योरिटी की तरह, यानी कि जैसे नक्सलिज्म है, नक्सलवाद, या फिर कहीं पर रियोट्स, दंगे हो गए हैं, वायलेंस हो गया है, तो तब CRPF को बुलाया जाता है। जैसे SSB है, सीमा सशस्त्र बल, ये नेपाल भूटान बॉर्डर पे तैनात रहती है। ITBP है, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आपकी इंडिया चाइना जो तिब्बत बॉर्डर है उस पर तैनात रहती है। तो ये आती हैं आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। अपग्रेडेड जो IT टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका यूज किया जाएगा इसमें। ये CAPF की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएंगी और इंटरनल सिक्योरिटी को भी हमारी प्रमोट करेंगी। गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है इन चैलेंज से निपटने के लिए उनको बढ़ाएंगी, बोल्स्टर करेंगी। बोल्स्टर का मतलब प्रमोट करना। गवर्नमेंट की एबिलिटी चुनौतियों से निपटने की, किस चुनौतियों से निपटने की? इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो वायलेंस वगैरह होता है, जैसे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर। LAC है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर, जम्मू कश्मीर में, अब तो लद्दाख में बोलेंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बहुत सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में जो खतरा पहुंचाते हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवादी, या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जो वायलेंस होता रहता है, या फिर इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी होती रहती है, घुसपैठिए, या वहाँ पे आर्मी पे हमला करते हैं या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे हमला करते हैं वहाँ की कुछ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब से निपटने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट टॉपिक है जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। अभी रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि रसिया ने इसको सीज कर दिया, जब्त कर लिया। ये यूक्रेन में लोकेटेड है। यूक्रेन आपको पता है, रसिया यूक्रेन का अभी वार चल रहा है। ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो। रसिया आप जानते हो कहाँ है, सबसे बड़ा ज्योग्राफी में सबसे बड़ा है रसिया, ज्योग्राफिकल एरिया इसका सबसे लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ये यूक्रेन है, और यूक्रेन के नदन एरिया में यहाँ पे है आपका ये पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये नदन एरिया में नहीं, सॉरी, सेंट्रल से साउथ में थोड़ा इधर, जपोरिजिया ये वाला एरिया सदर्न एरियाज में है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आपको याद रहेगा ही, कहाँ पे है ये? यूक्रेन में है, सदर्न यूक्रेन में है। हमारा मेन पर्पज है इसमें कि यहाँ से एक मेन रिवर होके गुजरती है, मेजर रिवर मानी जाती है वो यूरोप की। वो रिवर आपको याद रखनी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। UPSC कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, रिवर दे देता है। आप 2019 का पेपर भी उठा के देखोगे, 20 का भी, उसमें पूछा हुआ है। एक जम्बेजी रिवर पूछ ली थी, जम्बेजी पूछ लिया था कि कहाँ पे गिरती है। मैच द फॉलोइंग में आगे दे रखा था कि इंडियन ओशन या मेडिटेरेनियन सी या रेड सी, ऐसे दे देगा कुछ भी तो पूछ लेता है। तो इसमें एक रिवर है, डेनाइपर रिवर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो, इसका नाम भी बहुत ही खतरनाक सा है, जपोरिजिया। यूरोप में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है। और वर्ल्ड में
जो 10 लार्जेस्ट पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनमें से एक है ये। सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था। सोवियत यूनियन, रूस का ही नाम पहले हुआ करता था, रसिया का 1991 से पहले, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसका विखंडन हुआ था, इससे पहले रसिया का ही नाम हुआ करता था सोवियत यूनियन। और ये आसपास के नेशन इसी के पार्ट हुआ करते थे, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये जॉर्जिया वगैरह इसी के पार्ट हुआ करते थे सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया था कोल्ड वार के बाद 1991 में, जब कोल्ड वार खत्म हुआ था। कोल्ड वार के बारे में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध हुआ था ये यूएसएसआर और यूएस के बीच में, एक युद्ध, यानी कि तलवारों से नहीं लड़ा गया था, विचारधारा का युद्ध था। ये जो डिनाइपर रिवर है, ये हमें जानना जरूरी है इसमें। ये जो रिजर्वेयर है ना, एक तो ये रिजर्वेयर जो बना हुआ है यहाँ पे, ये काखोव का रिजर्वेयर है। यहाँ पे रिजर्वेयर मान लो एक पानी भरा हुआ है भाई साहब एक एरिया में, वो रिजर्वेयर है। ये काखोव का रिजर्वेयर यहाँ पे ये लोकेटेड है, ये जपोरिजिया नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये रिजर्वेयर भी आपको याद रखना है, ये काखोव का रिजर्वेयर कहाँ पे, यूक्रेन में। और यहाँ से होते हुए एक रिवर गुजरती है और ये रिजर्वेयर भी वहीं पे बना हुआ है, ये डिनाइपर रिवर। ये डिनाइपर रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, ये आपको याद रखना है। ये भाई साहब रसिया से निकलती है, और रसिया से होते हुए यहाँ पे एक विडाइल नाम की है, ये देख लेना आप, ये इसकी स्पेलिंग मैच करने ला आपको। विडाल नाम की एक ऐसी है, एक हिल्स पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलते हुए बेलारूस में जाती है। ये दिखाते हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे देखो बेलारूस में जाएगी, फिर यूक्रेन में जाएगी, यूक्रेन में जाते हुए यहाँ से ब्लैक सी में गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है, ये विडाई नाम की या विडाल नाम की एक हिल्स है, पहाड़ी है यहाँ पे, वहाँ से निकलते हुए ब्लैक सी में जाके गिर जाती है, काला सागर है यहाँ पे गिर जाती है। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वां शेड्यूल अभी न्यूज में था। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी, श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने अभी ये कहा है कि भोजपुरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। डिमांड रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि भोजपुरी भाषा को भी इंक्लूड करो। और कैसे किया जा सकता है, अगर किसी लैंग्वेज को हमारे संविधान में इंक्लूड किया जाता है तो वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट कर सकती है अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके। ये अगर इसको भोजपुरी को 8th शेड्यूल में मतलब दर्ज कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का। ये स्टेट कैबिनेट ने, बिहार ने 2017 से ये डिमांड रखी थी प्रपोजल, और अब तक ये उठाता आ रहा है इस डिमांड को कि भोजपुरी भाषा को रखा जाए 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल क्या है और उसमें कितनी भाषाएं हैं अभी हमारे इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस जिन्हें मिला हुआ है। 8th शेड्यूल देखो, एक तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप सबको पता है कि पार्ट जो 17 है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। ये आर्टिकल भी आपको याद होने चाहिए, 343 से लेके 351 तक, और ये पार्ट भी याद होना चाहिए जिसमें इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है। और शेड्यूल याद होना चाहिए 8th शेड्यूल। आप सबको पता है कितने शेड्यूल हैं टोटल हमारे इंडिया में, 12 शेड्यूल हैं, उनमें से 8वें शेड्यूल में ये भाषाएं हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 344 है उसका क्लाउज 1 है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था, कमेंसमेंट का मतलब है बिगनिंग, जब स्टार्ट हुआ था, उसके 5 साल जब एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट एक कमीशन बैठाएंगे ताकि लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। आर्टिकल 351 ये बोलता है कि हिंदी लैंग्वेज को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, स्प्रेड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगी, ताकि आने वाले टाइम में इंडियन कल्चर को संजोने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि कोई लैंग्वेज होनी चाहिए तो वो हिंदी हो, ऐसा ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करेगा हिंदी लैंग्वेज को। ये आर्टिकल 351 बोलता है। अभी इस 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज दी हुई हैं, कितनी मेंशन है लैंग्वेज, टोटल 22 लैंग्वेज मेंशन है इसमें। असमीज लैंग्वेज है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी।
देखो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 92nd अमेंडमेंट हुआ था लैंग्वेज के लिए। 92nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, 2003 में। उसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, वो थी बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। बोडो आपको पता है असम में बोली जाती है, संथाली और मैथिली ये आपकी बोली जाती हैं ये सेंट्रल इंडिया में, ये बिहार और झारखंड में, और डोगरी आपको पता है कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में। ये लेटेस्ट लैंग्वेज थी 4 जो इंक्लूड की थी। इससे पहले 18 लैंग्वेज थी। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज थी ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गूगल पे ढूंढोगे मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लेना आप। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एब्सटेन फ्रॉम ह्यूमन राइट काउंसिल वोट टू प्रूव रशियन एक्शन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एब्सटेन का मतलब होता है बचना, यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल में, ह्यूमन राइट काउंसिल में जो वोटिंग हो रही थी रसिया के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए कि रसिया ने वहाँ पे ह्यूमन राइट वायोलेशन किया है नहीं किया, इसकी प्रोब होनी चाहिए। प्रोब का मतलब है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो जो रिजोल्यूशन लेके आए थे ह्यूमन राइट काउंसिल में उससे इंडिया बचा रहा, एब्सटेन कर लिया अपने आप को, उस पर ना तो वोटिंग फेवर में की ना अगेंस्ट में की, यानी कि वोटिंग की ही नहीं उस पर। इंडिया एब्सटेन रहा इस पे क्योंकि रसिया ने जो यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लिया है इसको कंडेम करना था इस रिजोल्यूशन के जरिए। कंडेम का मतलब निंदा करनी थी इसकी कि रसिया ने जो अग्रेशन दिखाया है यूक्रेन के खिलाफ, जो युद्ध छेड़ा है इसके खिलाफ। रिजोल्यूशन में क्या क्या था, इसमें यही था रसिया ने जो एक्शन लिया यूक्रेन के खिलाफ तो एक इंटरनेशनल कमीशन बैठाएंगी ये ह्यूमन राइट काउंसिल। इंटरनेशनल कमीशन इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा, रसिया को देखेगा। रिजोल्यूशन ये कहता है कि अगर ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ है रसियन फोर्सेस के द्वारा, अगर रसिया की फोर्सेस ने, आर्मी ने वहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, किसी सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया है, और अगर रसिया की वजह से फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 6,60,000 रेफ्यूजीज़ का, क्योंकि ये रसिया की वजह से ही हुआ है, तो यहाँ पे इनके खिलाफ अगर यहाँ पे ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ है तो रसिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किस किस ने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को ह्यूमन राइट काउंसिल में? 32 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया, लगभग 2/3 जो काउंसिल के मेंबर हैं उसने फेवर में वोटिंग की। एब्सटेन और अगेंस्ट कौन रहा? 13 कंट्रीज हैं 47 मेंबर काउंसिल में। ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर हैं, अभी सदस्य देश हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। इंडिया 13 कंट्रीज में था जो एब्सटेन रहे, यानी कि जिन्होंने ना तो वोटिंग पक्ष में दी और ना ही विरोध में दी। तो इंडिया के साथ साथ चाइना भी था, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला, ये कंट्रीज भी थे। टोटल 13 कंट्रीज से 13 जिन्होंने एब्सटेन किया। केवल 2 कंट्री ऐसे थे, रसिया और इरिट्रिया। इरिट्रिया अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री यहाँ पे है, देखो लो ये इरिट्रिया, ये आपको दिखाई दे रहा है इरिट्रिया पिंक कलर में यहाँ पे रेड सी के पास। ये 2 कंट्री, रसिया तो अगेंस्ट में करेगा ही क्योंकि रसिया के तो खिलाफ था ही वो रिजोल्यूशन, तो रसिया ने विरोध में वोट की इस रिजोल्यूशन में, और इरिट्रिया ने भी विरोध में की, रसिया का साथ दिया। रसिया ने डिनाई कर दिया कि, डिनाई का मतलब इनकार कर दिया कि हमने कोई सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ टारगेट नहीं बनाया और वहाँ पे ना कोई ह्यूमन राइट वायोलेशन किया है, ना उल्लंघन किया है मानव अधिकारों का। रसिया ने कहा इस पे कि यूक्रेन गवर्नमेंट ने अटैक किए थे वहाँ पे, ह्यूमन राइट वायोलेशन यूक्रेन ने किया था ईस्टर्न डोनबास रीजन में, यूक्रेन में ही, यूक्रेन देश में डोनबास रीजन है ईस्टर्न में जो रसिया से लगता है, वहाँ पे लोगों को सताया यूक्रेन ने, ऐसा रसिया ने आरोप लगाए यूक्रेन पे। और इसी को जस्टिफाई करने के लिए रसिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, वहाँ पे वार छेड़ा, युद्ध छेड़ा, अपनी सेना भेजी, ये कहना था रसिया का इसमें। इंडिया की पोजीशन यूक्रेन पे क्या है? इंडिया की पोजीशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है इसमें देखो एब्सटेन किया, यूनाइटेड नेशन में भी हुई थी वोटिंग, वहाँ पे भी इंडिया ने एब्सटेन किया। रसिया ने जो मिलिट्री ऑपरेशन लिया यूक्रेन पे, तो ये 24 को यूक्रेन में वार छेड़ा था रसिया ने। उसके बाद कई सारी रिजोल्यूशन आए हैं ग्लोबल लेवल पे, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 टाइम वोटिंग हुई, तो इंडिया ने यहाँ पे एब्सटेन किया, इंडिया ने हिस्सा ही नहीं लिया, ना वोटिंग अगेंस्ट में की ना फेवर में की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी हुई वोटिंग 2 बार, यहाँ भी इंडिया ने एब्सटेन किया। ह्यूमन राइट काउंसिल में भी 2 बार हुई, यहाँ भी इंडिया ने एब्सटेन किया। एक बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें वोटिंग हुई,
इसमें भी इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ना फेवर में ना अगेंस्ट में, रसिया के खिलाफ किया ना फेवर में किया, यानी कि एब्सटेन रहा, अपने आप को अलग करके रहा। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है, पहले तो इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये बनाई गई थी। इससे पहले एक और कमीशन था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ये इससे पहले से बना हुआ था, काउंसिल से पहले। 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया और ह्यूमन राइट काउंसिल बना दी गई। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा नाम का प्लेस है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ह्यूमन राइट काउंसिल का। इसके टोटल 47 मेंबर हैं और उनका इलेक्शन होता है, हर साल इलेक्शन होता है इनका, हर साल चुने जाते हैं। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर एक कॉन्टिनेंट से यहाँ पे मेंबर आते हैं। हर एक मेंबर जो इलेक्ट किया जाता है, चुनाव किया जाता है, वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है। और कोई भी मेंबर नेशन इसका मेंबर अगर बन गया 3 साल के लिए, तो एक बार और 3 साल के लिए बन सकता है लगातार, लेकिन तीसरी बार लगातार नहीं बन सकता, फिर गैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही बन सकता है। यानी कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म से ज़्यादा वो मेंबर नहीं हो सकता, लगातार 2 बार के लिए मेंबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 3-3 साल करके। फंक्शन क्या है इसके, ह्यूमन राइट काउंसिल है जो, ये नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, मानव अधिकारों को बचाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करती है जो नॉन बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी नहीं होता। ये आपको याद रखना, टर्म नॉन बाइंडिंग होता है इसका रिजोल्यूशन जो ये पास करती है। रिजोल्यूशन समझ लो एक कागज़ है भाई साहब, उस पर कुछ गाइडलाइंस जारी करती है, रूल्स नियम जो हर एक कंट्री को डायरेक्शन देते हैं कि इनको आप अप्लाई करो अपने देश में, ताकि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये 193 जो नेशन है, यूनाइटेड नेशन मेंबर के स्टेट्स हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, वो इसको बोलते हैं, इस रिजोल्यूशन को, जो ह्यूमन राइट काउंसिल का रिजोल्यूशन आता है, नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन, इसका नाम दिया जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्या है आपको याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसे पास करती है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी कंट्री मान लो कहीं पे वॉयलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का, तो ये इन्वेस्टिगेशन करती है, इसके कुछ एक्सपर्ट जाते हैं और वो जांच करते हैं। इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं और रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं इसके सामने। देखो बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन करते हैं, जैसे सऊदी अरबिया, चाइना, रसिया, ये काउंसिल का मेंबर होते हुए भी वॉयलेशन देखा जाता है, इसलिए इसका क्रिटिसाइज किया जाता है ह्यूमन राइट काउंसिल का। बार बार राउट क्यों बोल रहा है ये, ह्यूमन राइट काउंसिल का यहाँ पे क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये नेशन मेंबर होते हुए भी इसका वॉयलेशन करते हैं, ह्यूमन राइट का उल्लंघन करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में, लेकिन इनके बावजूद भी ह्यूमन राइट का वॉयलेशन देखा गया है इन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इसका जो रिजोल्यूशन होता है एक तो नॉन बाइंडिंग है, इसलिए बहुत सारी कंट्री क्या है इसको कंप्लाइंस ही नहीं करती, नॉन कंप्लाइंस देखा जाता है इसका, यानी कि अप्लाई नहीं करती अपने नेशन में कि ह्यूमन राइट का, मानव अधिकारों का वॉयलेशन ना हो। और दूसरी बात, जैसे पावरफुल नेशन है उनका इसमें पार्टिसिपेशन देखा ही नहीं जाता, जैसे यूएस, अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है अभी, देखो इंडिया का जो डिसीजन है, जो एब्सटेन किया है इंडिया ने वोटिंग से, ये देखो एक तरफ इंडिया ने किसी की तरफ साइडिंग नहीं किया, इसका मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट किया है इंडिया ने। लेकिन जो ये डिसीजन है बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसका क्रिटिसाइज भी किया है और बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसका समर्थन भी किया है। हमारा जो लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है अभी भी रसिया है, रसिया से सबसे ज़्यादा हम हथियार मंगाते हैं और रसिया ने हमारा साथ दिया है यूएन में बहुत बार, यूनाइटेड नेशन में। अगर कश्मीर का इश्यू उठा है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, तो रसिया ने साथ दिया हमारा वीटो पावर लगा के। बांग्लादेश का इश्यू हो, इससे पहले फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी 1971 में रसिया ने, तो बांग्लादेश से जो वार हुआ था उसमें बहुत सहायता मिली थी रसिया से। इसके बावजूद रसिया ने जब चाइना का जो ये आर्म्स है, चाइना हमारे खिलाफ जब भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट पहुंचाता है, चाइना के खिलाफ भी रसिया ने वोट दिए, अगेंस्ट में दी है रसिया ने कई बार। लेकिन अभी इंडिया को कम्प्लीटली क्यों रिलाई नहीं करना चाहिए, क्यों डिपेंड नहीं होना चाहिए, निर्भर क्यों नहीं होना चाहिए रसिया के ऊपर, इसके क्या कारण है। देखो जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं रसिया में, प्रेसिडेंट हैं, 20 साल के लगभग हो गए हैं, तब से बहुत सारे ऐसे डेंजर केस देखने को मिले हैं जो रसिया और इंडिया के बीच में हुए हैं। देखो ये बात सच है कि रसिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है इंडिया का अभी भी,
लेकिन लार्जेस्ट सप्लायर है, लेकिन रसिया को रिलायबल आर्म सप्लायर अभी नहीं कह सकते। रिलायबल मतलब भरोसा करने वाला अभी प्रोवाइडर नहीं है कि इस पे भरोसा किया जा सके जब से पुतिन पावर में आए रसिया में। क्यों? क्योंकि देखो आर्म सप्लाईज बहुत बार पुतिन ने डिले की है। जब भी हम कोई हथियार मंगाते हैं, कुछ वीपन्स मंगाते हैं, मिसाइल्स मंगाते हैं, तो वहाँ पे रसिया ने यानी कि पुतिन ने डिले किया है बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा टाइम लिया है। और अगर हम फ्रांस को देखें, वहीं फ्रांस ने बहुत ही जल्दी राफेल जो जेट है कंपेरेटिवली बहुत स्पीड में यानी कि बहुत जल्दी से हमें सप्लाई कर दिया रसिया की अपेक्षा। इसके बावजूद पुतिन ने देखो कई बार जब चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पे अग्रेशन दिखाई, तब भी कई बार पुतिन ने एक तरह से साथ नहीं दिया इंडिया का। और रसिया ने देखो अपने आप को यहाँ पे भी प्रूव किया कि वो इंडिया से दूरी बनाए रख रहा है। कैसे? जब भी अफ़गान पीस प्रोसेस हुआ, अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान रूल आया, उसके बाद से जब भी यहाँ पे नेगोशिएशन की बात हुई, मीटिंग हुई कुछ कंट्रीज़ की, रसिया भी था उसमें शामिल, तो उसमें इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। रसिया ने देखो यहाँ पे भी दिखाया कि जब चाहिए चाइना ने 2019 के बाद जब 5 अगस्त को 370 आर्टिकल हमने रिपील किया था इंडिया ने, और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया था, उसके बाद चाइना ने कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया था 2019 में भी 2020 में भी। यहाँ भी रसिया ने सहायता नहीं की लेटेस्ट अभी। और देखो यहाँ पे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ थे जिन्होंने ह्यूमन राइट प्रिंसिपल का साथ दिया और इंडिया का साथ दिया, यहाँ पे थोड़ी मदद की इंडिया की। तो इसलिए इंडिया को क्या है, पूरा रिलाय नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए रसिया के ऊपर। आर्म सप्लाई के लिए भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने जो इंपोर्ट करता है, वैसे डाइवर्सिफाई कर चुका है, बल्कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहिए, इंडिजिनस प्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन बिल। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। डेटा प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? डेटा भाई साहब, यहाँ ऑनलाइन डेटा की बात हो रही है, डिजिटल डेटा, जैसे आपका आधार कार्ड में डेटा है, या आपका मान लो आपने कहीं पे रजिस्टर कराया किसी गवर्नमेंट साइट पे, या आपने कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस लिया वहाँ पे रजिस्टर कराया है, अपना नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, आपकी चॉइस क्या है, ये सब वो रजिस्टर होती हैं। या आपका यूट्यूब पे डेटा है, ईमेल आईडी है आपका, ये आप पे सर्विलेंस करता रहता है यूट्यूब, गूगल, आप किस चीज़ को ज़्यादा देखते हो तो वही आपको सजेशन में दिखाता है बार बार। तो ये सारा आपको जो डेटा है, जो रजिस्टर है डिजिटली, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल इंडियन गवर्नमेंट लाना चाहती है, अभी तक आया नहीं है भाई साहब ये बिल। इसकी कुछ प्रोविज़न है, अभी ये बिल न्यूज़ में है, वो प्रोविज़न कई बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं और डिटेल में अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी न्यूज़ में है ये, इसलिए इसकी प्रोविज़न हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे। एक जॉइंट कमेटी बैठी थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए 16 दिसंबर 2021 में, इसने कुछ रिपोर्ट दी पार्लियामेंट में। अभी 2 साल बाद 2019 में इसकी बात हुई थी डेटा प्रोटेक्शन बिल की। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया था। इसने एक कमेटी बैठी थी, बीजेपी के एमपी थे पीपी चौधरी, इन्होंने कुछ फाइनल रिपोर्ट दी थी और पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया था। कुछ रिकमेंडेशन दी थी इसमें। कुछ रिकमेंडेशन ये थी कि इसमें जो पहले पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, इसमें से पर्सनल जो वर्ड है शब्द, इसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए। क्योंकि इसमें देखो नॉन पर्सनल डेटा है कोई, देखो डेटा दो तरह का हो सकता है ना, पर्सनल डेटा या नॉन पर्सनल डेटा। तो अगर इसमें वर्ड पर्सनल डेटा रहेगा, इसका मतलब तो यही रहेगा सिर्फ पर्सनल डेटा को ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि नॉन पर्सनल डेटा उसको ये संरक्षित नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसको इसलिए नॉन पर्सनल डेटा भी प्रोटेक्ट किया जाए, इसको हटाया जाए इस वर्ड को, पर्सनल को। नेक्स्ट है कि इसमें और संशोधन किए जाने चाहिए इस बिल में, कि अगर कोई मान लो इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए कि पर्सनल डेटा है जो वो इंडिया से बाहर ना ले जाया जाए। इसमें क्या है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा मेंशन करना चाहिए कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए फॉरेन गवर्नमेंट के पास, किसी भी एजेंसी के पास, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अप्रूवल ना दे दे, अपनी सहमति ना दे दे शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलाउ नहीं करना चाहिए तब तक कि उसका कोई पेरेंट कंपनी है, उसका ऑफिस इंडिया में ना हो। मान लो कोई फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक की कंपनी है भाई साहब इंडिया की तो है नहीं, यूएस की, अमेरिका की है,
उसको तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट करने की अनुमति ना दी जाए, तब तक वो अपना ऑफिस यहाँ पे ना खोले इंडिया में। नेक्स्ट है कि एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी हो जो रेगुलेट करे सोशल मीडिया वगैरह को, और ताकि इनका जो भी लोग हैं वहाँ पे रजिस्टर हैं सोशल मीडिया साइट पे, जैसे व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो इनका डेटा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन का वायोलेशन करता है तो उसको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। अगर उसे दोबारा से री आइडेंटिफाई किया गया तो दोबारा से उस पर्सन को ज़्यादा सज़ा दी जाए। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट किया जाए कुछ केसेस में, कि मान लो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं जो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे डेटा का शेयर करना ज़रूरी है, तो कुछ छूट दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से ही। कुछ रिकमेंडेशन जो इसमें है बिल में, वो यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेशन है डेटा प्रोटेक्शन का, उसके बिल्कुल कंपेयर किया गया, उसके कुछ सिमिलर हैं। देखो यूरोपियन यूनियन का भी डेटा प्रोटेक्शन का बिल है जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये कुछ रेगुलेशन है, नियम है यूरोपियन यूनियन के। इसमें कुछ सिमिलरिटी हैं, जैसा हमारा इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल है और यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन है, इनमें कुछ सिमिलरिटी हैं, समानताएं। वो क्या हैं? एक तो है कंसेंट, यानी कि अनुमति। देखो यूरोप की रेगुलेशन में भी और इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी यूजर की कंसेंट लेना जरूरी है। जो भी यूजर है, जैसे आप हम लोग हैं फेसबुक चलाते हैं, तो उसकी कंसेंट सहमति लेना जरूरी है कि आपका डेटा हम रख लें, शेयर करें या ना करें। तो ये इसमें भी है, इस बिल में भी और यूरोपियन रेगुलेशन में भी है। देखो सिर्फ इतना पूछ लेती है यूपीएससी, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किसकी है? तो आपको याद होना चाहिए यूरोपियन यूनियन की है। नेक्स्ट इसमें यह है कि सिमिलरिटी, समानताएं, ब्रीच, कि अगर कोई मान लो अथॉरिटी कोई ब्रीच होता है, डेटा का उल्लंघन होता है, तो 72 आवर्स के अंदर वो नोटिफाई करे कि अगर डेटा का लीकेज हुआ है। ट्रांजिशनल पीरियड है, 2 साल का ट्रांजिशनल पीरियड है इसके लिए। डेटा फिड्यूशियरी, डेटा फिड्यूशियरी हैं इनमें, जैसे मान लो कोई नेचुरल या लीगल पर्सन है या पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई एजेंसी है, कोई बॉडी है, ये रहेंगी डेटा फिड्यूशियरी, यानी कि ये डेटा को प्रोसेसिंग करेंगी। इसमें एनजीओ भी हो सकती है। डेटा फिड्यूशियरी का मतलब जो आपका डेटा हैंडल करेंगी। इनमें एनजीओ भी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था भी हो सकती है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट के अफसर को, अथॉरिटी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। एक कमेटी थी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने रिकमेंडेशन किया कमेटी ने कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी होगी। और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या करेगी? आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को या नॉन पर्सनल डेटा को इसको डील करेगी, यानी कि आपका डेटा के लिए क्या रेगुलेशन होनी चाहिए ये बनाएगी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें चेयरपर्सन होंगे और कुछ मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और यूनियन गवर्नमेंट उन मेंबर को इस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे अपॉइंट करेगी, और उस सिलेक्शन कमेटी को कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे, चेयर करेंगे। ये कमेटी यूनियन गवर्नमेंट को सिफारिश करेगी, रिकमेंडेशन देगी, इसकी सिफारिश पे वो मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। अदर मेंबर जो कमेटी के होंगे, कुछ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे इसके मेंबर, आईटी या लॉ सेक्रेटरी भी इसके मेंबर होंगे, कुछ नॉमिनेट मेंबर भी होंगे। ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे या डायरेक्टर होंगे आईआईटी से या आईएमएम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे इन मेंबर को। ये भी नॉमिनेट मेंबर होंगे इस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में। बिल की और हाईलाइट क्या है? ये हाईलाइट है बिल की, और ये बिल स्पेसिफाई करता है कुछ फ्लो और यूसेज, यानी कि पर्सनल डेटा की कुछ कमी और यूसेज किस तरह से होगी, या इंडिविजुअल के राइट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, पर्सनल डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, और अगर डेटा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी कि हमारी कंट्री से दूसरे देश में भेजा जा रहा है, तो किस तरीके से भेजा जाएगा और किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी डेटा को प्रोसेस करने की, और क्या क्या रेमेडीज़ होंगी, क्या क्या उपचार होंगे अगर डेटा का हार्मफुल तरीके से यूज किया जाता है। इसमें एक ये भी है, देखो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिए कि अगर कुछ सर्कमस्टेंसेज, एमरजेंसी सर्कमस्टेंसेज मतलब सिचुएशन, स्थिति, कुछ मान लो आपातकालीन स्थिति बनती हैं, एमरजेंसी सर्कमस्टेंसेज बनती हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या है, किसी से कंसेंट ना ले और डेटा को कहीं पे भी शेयर कर सकती है। तो इसका अपोजिशन एमपीज़ ने, जो अपोजिशन पार्टी के एमपी हैं, सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने विरोध किया है इसका, कि इसका इस क्लाउज का यूज करके गवर्नमेंट किसी का भी प्राइवेसी ब्रीच कर सकती है। और आपको पता है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल की हम बात कर रहे हैं,
ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक आना चाहिए। ये सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी, एक कमेटी बैठी थी, और वो कमेटी बैठी थी ये जस्टिस BN श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में। ये थे उस कमेटी के हेड BN श्रीकृष्णा। उस कमेटी को ये भी कहते हैं BN श्रीकृष्णा कमेटी। तो ये कमेटी आपको याद रखनी है, सबसे पहले इसी ने रिकमेंडेशन दी थी डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कवच। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक सिस्टम इंस्टॉल किया है, लॉन्च किया है कवच नाम का। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, यानी कि जो ट्रेन आपस में टकरा जाती है ना, तो ट्रेन को टकराने से रोकेगा, यानी कि एक्सीडेंट को रोकेगा। ट्रेन के दो ट्रेन आपस में टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसको रोकेगा ये कवच सिस्टम। 2022 के यूनियन बजट में ये अनाउंस किया था कि ऐसा सिस्टम आएगा और आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव होगा, और जो ट्रेन के सेफ्टी को इंश्योर करेगा और जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको रोकेगा। 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क में ये प्लान किया गया है कि लाया जाएगा। ये इंडिया का अपना ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो डेवलप किया जा रहा है 2012 से। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये, जो रोकेगा ट्रेन को टकराने से। कवच या आर्मोर सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या है ये कवच? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा भाई साहब, बिजली से चलने वाला एक डिवाइस होगा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, इसलिए इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस भी बोलते हैं। ये ट्रेन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और या फिर ट्रैक पे जो ट्रेन की पटरी बिछी होती है वहाँ पे सिग्नल जो देते हैं, तो ये सिग्नल को मैनेज करेगा, यानी कि ये इन्फॉर्म कर देगा जो लोको पायलट होते हैं, लोको पायलट बोलते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर, उसको अलर्ट कर देगा पहले ही। और ये ट्रेन की ब्रेक को भी कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, ट्रेन की ब्रेक को भी कंट्रोल करेगा और ड्राइवर को भी सचेत कर देगा अगर मान लो कहीं पे सिग्नलिंग सही नहीं है और कहीं पे ट्रेन उस पटरी पे आ रही है तो ये पहले से ही सचेत कर देगा। यानी कि इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बचेंगी और बहुत सारे लोगों की जो जान जाती हैं वो भी बचेंगी इसकी वजह से, यानी कि ट्रेन की सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। तो यही थे आज के टॉपिक।